अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टैरिफ किसे कहते हैं और टैरिफ का इम्पैक्ट इकोनॉमिक एजेंट्स पे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट पे क्या पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरिफ किसे कहते हैं और टैरिफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मींस टैरिफ लगाया क्यों जाता है, किसी भी कोई भी कंट्री टैरिफ क्यों लगाती है। तो टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ इज टैक्स ऑन इंपोर्टिंग अ गुड्स और सर्विस इनटू अ कंट्री। जब भी कोई कंट्री कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट करना मींस परचेज करती है, तो जब वो उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज उसकी कंट्री में आते हैं, तो उन पे अगर टैक्स लग जाए तो उस टैक्स को हम क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि बाहर की किसी कंट्री से हमारे पास मोबाइल फोन आ रहे हैं, हमने मोबाइल फोन परचेज करे हैं किसी कंट्री से। जब वो मोबाइल फोन हमारी कंट्री में आए तो गवर्नमेंट ने बोला कि पर मोबाइल, जो एक मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगा दिया, और उस टैक्स के लगने की वजह से उस मोबाइल फोन की प्राइसेस क्या हो गई, उस मोबाइल फोन की प्राइसेस इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जांपल, उस एक मोबाइल फोन की प्राइस कितनी थी, 21,000 थी। जब वो उस पर टैक्स लगा, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फोन के ऊपर पर यूनिट पे जो है वो 100 रुपीज का टैक्स लग गया, तो उस मोबाइल फोन की प्राइसेस अब 100 रुपीज से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये तो एक एग्जाम्पल थी जो मैंने आप लोगों को बताई। इट मीन्स कि जब वो कमोडिटी आपकी बाउंड्री पे आई कंट्री के, तो उस पर टैक्स लगा दिया गया और उस टैक्स की वजह से उस कमोडिटी की प्राइसेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इन सिंपल वे अगर हम समझे तो आपका टैरिफ किसे कहते हैं। टैरिफ एक टैक्स है जो इंपोर्टेड कमोडिटीज पे कोई भी कंट्री जो है वो लगा रही होती है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्यों है, गवर्नमेंट क्यों टैरिफ लगाती है, गवर्नमेंट क्यों इंपोर्टेड कमोडिटीज पे जो है वो टैक्स इम्पोज कर रही होती है, इसके कुछ रीजंस देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। भाई फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो है एक प्रोडक्ट है जो कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और वही प्रोडक्ट आपकी कंट्री में भी प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर वो कमोडिटी जो है वो ऐसी कमोडिटी है जो कि आपकी कंट्री में इतनी ज्यादा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मींस कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो आपकी कंट्री में जो है वो स्केर्स है, मींस लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आपके प्रोड्यूसर्स इतना ज्यादा उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उस पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपकी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वही प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट हो रही है उसकी प्राइसेस लो है, और वही प्रोडक्ट आपकी अपनी इकोनॉमी में जो है वो हाई प्राइस पे सेल हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रेफर कर रहे हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को। अब इसका नुकसान किसको होता है, ऑफ कोर्स इसका नुकसान होता है आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। तो समटाइम्स गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इंसेंटिव देने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे टैक्स इंपोज कर देती है, ताकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को उससे फायदा हो, क्योंकि जब उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो फिर कंज्यूमर क्या करेंगे कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को कम से कम प्रेफर करेंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो आपने नाम सुना होगा मे बी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री का। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज या इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं कि जैसे जो वो प्रोडक्ट्स जो कि आपकी कंट्री में इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कम बन पा रही हैं, या स्टार्टअप कॉस्ट उनकी स्टार्टिंग में कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आ रही है उसमें, तो वही प्रोडक्ट जो है उनको उन ऐसी इंडस्ट्रीज को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो इंडस्ट्रीज जब डेवलप हो जाएंगी, जब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐसी टेक्निक्स पता चलेंगी कि वो जो है वो बेहतर तौर पे प्रोड्यूस कर सके कम कॉस्ट पे, तो जब तक उनको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे जो है वो टैरिफ लगा देती है, टैक्स लगा देती है, ताकि कंज्यूमर जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा जो है वो कंज्यूम करे और उससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो।
तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए समटाइम्स गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है। सेकंड आपका कॉज क्या है? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड द अदर रिसोर्सेज इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर आपकी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर कम से कम परचेज करेंगे और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे, तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है वो फिर सप्लाई भी कम करना स्टार्ट कर देंगे जब उनसे इतना कम परचेज किया जाएगा। और जब सप्लाई वो कम करेंगे तो उन्हें लेबर्स की भी कम जरूरत पड़ेगी और अदर रॉ मटेरियल की भी कम जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा? लेबर डिमांड भी कम हो जाएगी आपकी और अदर रिसोर्सेज की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर को इंक्रीज करने के लिए और अदर रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेज करती है, ताकि वहां प्रोडक्शन बढ़ेगी डोमेस्टिक कंट्री में, तो लेबर भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा उन जो है वो एम्प्लॉय किए जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी लेबर और अदर रिसोर्सेज की। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास हो गया डिक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है, थर्ड रीजन के क्यों जो है वो गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा रही होती है, उसका रीजन ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो डीमेरिट गुड है, जो कि गवर्नमेंट समझती है कि कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए या कम से कम कंज्यूम करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है। कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, कोई आपके वेपन्स वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि गवर्नमेंट समझती है कि ये कंज्यूमर को कंज्यूम कम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो उस पर टैक्स लगा के उसकी प्राइसेस इंक्रीज करके डिस्करेज करती है कंज्यूमर को। फोर्थ है इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जब उस प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाएगी, टैक्स लगाएगी, तो होगा क्या कि जैसे मैंने मोबाइल फोन की एग्जांपल दी, मोबाइल फोन आया, उसकी प्राइसेस फॉर एग्जांपल दी 21,000, वो 21,000 तो प्रोड्यूसर को मिल गए। वो जो 100 का पर मोबाइल फोन टैक्स लगा था, वो पर मोबाइल फोन जो है वो टैक्स जो है वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ, ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेलबींग इन द कंट्री। अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कंज्यूमर से इनकम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके प्रोड्यूसर्स के पास जानी चाहिए, तो वो क्या करती है? तो वो टैरिफ लगा देती है। उससे क्या होता है? टैरिफ लगने से जो आपके कंज्यूमर हैं वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को कम कंज्यूम करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा आते हैं, जिससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने देख लिए टैरिफ के। अब हम सबसे असल चीज पे आते हैं कि अगर हमें इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी हो तो वो हम कैसे देखेंगे। चले जी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? प्राइस। अब ये हम कोई भी कमोडिटी ले रहे हो यहाँ पे, उसकी प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी, चाहे वो हम मिलियन में ले रहे हो या जो भी यूनिट हम ले रहे हो। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अपना डिमांड कर्व बनाऊंगी और सप्लाई कर्व बनाऊंगी, जैसे कि हम बनाते हैं डिमांड और सप्लाई कर्व। तो ये हमने डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है और सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दिया। अच्छा, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इस सप्लाई कर्व के साथ, सप्लाई एस के साथ एक डी लिखा है सबस्क्रिप्ट में। इसका क्या मतलब है कि हम इस वक्त डोमेस्टिक सप्लाई, ये डोमेस्टिक सप्लाई कर्व ले रहे हैं उस कंट्री का, इंपोर्टेड कंट्री का डोमेस्टिक सप्लाई कर्व, कि ये जो कमोडिटी है ये डोमेस्टिक सप्लायर जो है ये उसका कर्व है, जो डोमेस्टिक सप्लायर इस कमोडिटी को सप्लाई करना चाह रहे हैं। जितनी ज्यादा उन्हें प्राइस मिलेंगी उतना ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, और ये आपका डोमेस्टिक डिमांड कर्व। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल ये क्लोज इकोनॉमी होती, ये कोई भी इंपोर्ट नहीं कर रही होती, तो ये इस प्राइस पर, जहां इंटरसेक्शन हो रही है, इस प्राइस पर जो है ये क्या करती कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर रही होती। लेकिन लेट्स सपोज कि जो आपकी वर्ल्ड प्राइसेस हैं, वो वर्ल्ड प्राइसेस जो ओवरऑल इस कमोडिटी की इंटरनेशनल मार्केट में जो वर्ल्ड प्राइसेस चल रही हैं वो है बिलो दिस इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको भी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वर्ल्ड प्राइसेस कितनी है इस कमोडिटी की? 15। अब देखिए, ये कमोडिटी अगर कोई भी इंपोर्ट नहीं हो रही होती तो ये कमोडिटी इस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती, और ये कोई प्राइस आपकी फॉर एग्जांपल 20 प्राइस पे कमोडिटी जो है वो आपकी ट्रेड हो रही होती आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। लेकिन
अब क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी है, इंपोर्ट भी कर सकती है, एक्सपोर्ट भी कर सकती है, तो इसी कमोडिटी की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अगर दूसरी कंट्री से परचेज की जाए तो इसकी प्राइस पड़ रही है 15। तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर क्या करेंगे, उन्हें चीपर पड़ रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि वो दूसरी कंट्री से परचेज करें। अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की मजबूरी है कि अगर 15 से ऊपर वो प्राइस चार्ज करेंगे तो कोई भी उनसे परचेज नहीं करेगा, सारे कंज्यूमर किसके पास जाएंगे, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो है उसको परचेज करना चाहेंगे। तो अब वो प्रोड्यूसर जो कि 15 प्राइस पे सप्लाई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, सिर्फ वो ही मार्केट में रहेंगे जिनकी कॉस्ट कवर हो रही है, यहाँ पर सिर्फ वो मार्केट में रहेंगे, बाकी सारे जो है वो मार्केट से आपके निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो कि 15 प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं कर सकते, उनकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही। तो इस अगर देखें, आप खुद देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा कि अगर इसकी प्राइसेस ये होती तो ये क्वांटिटी सप्लाई हो रही होती, मींस ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी। अब इस प्राइस पर सिर्फ इतनी क्वांटिटी आप सप्लाई कर पा रहे हैं ना, तो इस प्राइस पर सिर्फ इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। इसको मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग के लिए क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी जो है वो सप्लाई हो रही है, जबकि क्योंकि लो प्राइस है तो यहाँ पे डिमांड कितनी है, ये आपको ये डिमांड कर्व पे जो है, जो प्राइस लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है जो डिमांड कर्व पे, ये आपको बता रही है कि इतनी जो है वो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। डिमांड अगर प्राइसेस इतनी होती इक्विलिब्रियम पे तो आपकी डिमांड भी क्या होती, कम होती, हाई प्राइसेस पर कम डिमांड होती है। अब प्राइसेस क्योंकि लो है तो आप देख रहे हैं कि डिमांड भी ज्यादा हो रही है। अब देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं बी, लेट्स सपोज, ठीक है, इसको हम कह देते हैं क्या, ई। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं क्योंकि आपकी गैप आ रहा है। गैप क्या आ रहा है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। इट मींस कि ये जो एक्सेस डिमांड है, ये एक्सेस डिमांड कैसे कवर हो रही है, ये एक्सेस डिमांड ऐसे कवर हो रही है कि कंट्री को क्या करना पड़ रहा है, इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। अभी हमने कोई टैरिफ नहीं देखा, अभी हम बिफोर टैरिफ जो है वो अपना केस डिस्कस कर रहे हैं कि बिफोर टैरिफ जो है वो आपका इस कंट्री में क्या चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि आफ्टर टैरिफ जो है वो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आफ्टर टैरिफ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो है वो कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है। हम कैसे देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस के थ्रू, कंज्यूमर सरप्लस के एरिया को देखेंगे, प्रोड्यूसर को कितना फायदा हो रहा है वो हम देखेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस के थ्रू। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ कि कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस किसे कहते हैं, तो मैं अपनी लिंक जो है वो यहाँ शेयर कर दूंगी। आप उस लिंक पे जाके सबसे पहले तो मेरी वीडियो देखिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पे मेरी डिटेल वीडियो देखिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस किसे कहते हैं और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी मैं एक शॉर्ट से आपको बता देती हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई आप अपने जहन में एक प्राइस सोच के जाते हैं कि ये प्राइस होगी ना तो मैं परचेज करूंगा, क्या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए और आपको उससे कम प्राइस की वो प्रोडक्ट मिल गई तो आप डेफिनेटली जो है वो परचेज करेंगे, और आपका जो फायदा हुआ ना, मीन्स द एडिशनल बेनिफिट एंजॉयड बाय कंज्यूमर हु पेज लेस देन दे आर विलिंग एंड एबल टू पे। आप चाहते थे कि कम पे करना, आप चाहते थे कि जो है वो भाई इतने पे मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन आपको उससे कम पे मिल गया, तो वो जो एडिशनल बेनिफिट आपको मिला वो एडिशनल बेनिफिट क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस। ग्राफिकली हम इसको कैसे शो करते हैं, ग्राफिकली हम कहते हैं कि डिमांड कर्व से नीचे का एरिया और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का एरिया। लेकिन अभी तो हम इक्विलिब्रियम देख ही नहीं रहे ना, इक्विलिब्रियम का यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इसी प्राइस पर आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रही है, तो हम इस प्राइस को देखेंगे कि इस प्राइस से ऊपर का एरिया और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया। इट मींस यहाँ हम इसको भी एक नाम दे देते हैं ताकि हम आराम से जो है वो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो फाइंड आउट कर सके। इसको हम कह देते हैं एफ। ये आपका ये क्या बता रहा है, ये वो प्राइस है, यहाँ पे कोई भी प्राइस ऐसी है जो भी हम हाईएस्ट प्राइस है जिसपे फर्स्ट कंज्यूमर इस कमोडिटी को परचेज करना चाहेगा। फिर सेकंड कंज्यूमर जो है वो यहाँ पे एक प्राइस होगी जिसपे वो कंज्यूम करना चाहेगा, लेकिन जब वो मार्केट में आएगा तो उसे 15 प्राइस मिल रही होगी। इट मींस ये पूरा उसका बेनिफिट हो जाएगा, एडिशनल बेनिफिट। तो ये पूरा एरिया आपको क्या बता रहा है, आपका
कंज्यूमर सरप्लस बता रहा है कि हर कंज्यूमर जो है फॉर एग्जांपल पे करना चाह रहा है ज्यादा, लेकिन उसको प्राइस सिर्फ 15 मिल रही है, तो ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का एरिया क्या है हमारे पास? कंज्यूमर सरप्लस का हमारे पास एरिया है ये FEC। कंज्यूमर सरप्लस का क्या एरिया है? FEC। डिमांड कर्व से आपका, डिमांड कर्व से नीचे का एरिया और इस प्राइस के ऊपर का जो एरिया है ये पूरा FEC, ये आपका पूरा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। मींस कि अगर मैं इसको आपको क्लियरली दिखाना चाहूं तो ये पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है, FCE ये पूरा एरिया आपका क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना है प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है। प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे पता चलता है? प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब है कि प्रोड्यूसर कितना जो है वो अपनी कमोडिटी के लिए जो है वो अपना जो है वो लेना चाहते हैं कौन सी प्राइस, और उससे कितना ज्यादा उन्हें मिल जाता है, वो एडिशनल बेनिफिट प्रोड्यूसर सरप्लस का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सपोज करें आपकी आपकी प्राइस है यहाँ पे 10 रुपीज, तो ये फर्स्ट प्रोड्यूसर जो है वो ये चाहेगा कि मुझे अगर 10 प्राइस मिलती है ना अपनी प्रोडक्ट की, तो मैं जो है वो ये 10 है, अगर मुझे 10 प्राइस मिलती है अपनी प्रोडक्ट की तो मैं जो है वो सेल कर दूंगा, अपनी फर्स्ट यूनिट सेल कर दूंगा। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो उसको 15 प्राइस मिलती है, तो ये पूरा बेनिफिट उसका प्रोड्यूसर सरप्लस में आ जाएगा। इसी तरह हम प्रोड्यूसर बेनिफिट अपना सरप्लस कैसे निकालते हैं? वो एरिया ग्राफिकली हम देखते हैं जो आपके सप्लाई कर्व से नीचे है, सप्लाई कर्व से आपके सप्लाई कर्व से ऊपर, सप्लाई कर्व से ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे। इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे लेके होते हैं, लेकिन अगेन क्योंकि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम देख ही नहीं रहे हैं, हम इस प्राइस पे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस प्राइस लाइन से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर का एरिया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। अगेन अगर हम ये इसको देखना चाहें तो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया हमारे पास आता है CBA। ये एरिया जो आपका CBA का एरिया है ये आपका है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हम देखते हैं कि टैरिफ लगने से जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा और उसकी वजह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हमें बताएगा कि क्या टैरिफ से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट को क्या फायदा या नुकसान होगा। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, अब परेशान मत होइएगा कि ये इतना सारा ABCD है जी, हम क्या ABCD पढ़ रहे हैं? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको क्लियर करती हूँ क्योंकि हमें कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का चेंज देखना है, तो हमें इस वजह से हमने ये सब लिखा है। अभी आपको आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैंने किया क्या है, पहली प्राइस तो वही 15 वर्ल्ड प्राइस थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस पे पर यूनिट टैक्स लगा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपी का उसने टैक्स लगा दिया, तो अब कितनी प्राइस हो गई आफ्टर टैरिफ? 5 रुपी, फिर 20 रुपी जो है वो सॉरी प्राइस हो गई है। ठीक है, अब एक यूनिट जो पहले 15 रुपी का मिल रहा था अब वो 20 रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड प्राइस हो गई आफ्टर टैरिफ। अब ये कमोडिटी जब हमारी कंट्री में आएगी तो ये 20 रुपीज की नहीं 15 रुपीज की नहीं मिलेगी, अब ये 20 रुपीज की मिलेगी। अब क्या हुआ कि अब देखो कि सबसे पहले अब हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो प्रोड्यूसर पे दो तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे। एक तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा होगा प्रोड्यूसर पे कि पहले वो उन्हें 15 प्राइस की सेल करनी पड़ रही थी, अब जो है क्योंकि वर्ल्ड प्राइस इंक्रीज हो गई है अब वो अपनी प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे, अब वो अपनी प्राइस भी वो भी 20 रुपीज पे सप्लाई कर सकते हैं, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, वो प्रोड्यूसर जो कि 15 पे जिनकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही थी, जो 15 पे सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, अब वो क्या करेंगे 20 प्राइस पे, हो सकता है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट कवर हो और वो भी मार्केट में एंटर हो जाए और सप्लाई इंक्रीज कर दें। तो अगर हम सप्लाई की बात करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि पहले प्रोड्यूसर सिर्फ इतना सप्लाई कर पा रहे थे, कितना? इसको हम कह देते हैं QS।
ठीक है। और अब क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो अब प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर सकते हैं, इसको हम कह देते हैं QS डैश। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम डिमांड की कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर पहले इस प्राइस पर कितना डिमांड कर रहे थे, इतनी डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब हाई प्राइस की वजह से बहुत सारे कंज्यूमर क्या हो गए, क्राउड आउट हो गए। अब वो डिमांड नहीं कर रहे इस कमोडिटी की, हाई प्राइसेस वो पे नहीं करना चाह रहे। तो अब डिमांड कम हो गया। अब जो हमारी न्यू प्राइस लाइन है वो कहां से इंटरसेक्ट हो रही है डिमांड कर्व से, इस पॉइंट पे। मींस अब न्यू डिमांड कितनी हो गई है आपकी, ये तो आपकी डी ही है, ये डी डैश हो गई है, तो ये आपकी न्यू डिमांड आ गई। अच्छा, इट मीन्स के इंपोर्ट पे टैरिफ लगने की वजह से पहले आप देख रहे थे कि इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही थी और अब सिर्फ इतनी क्वांटिटी आपकी इंपोर्ट हो रही है। तो इंपोर्ट क्वांटिटी भी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि टैक्स लग गया है, उसकी वजह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आपकी एक्सपेंसिव हो गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस टैरिफ लगने के बाद कंज्यूमर को क्या जो है वो इफेक्ट आ रहा है, कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट आ रहा है और प्रोड्यूसर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और इसको हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के एरिया से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। पहले हमने देखा था कि प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या एरिया आ रहा था हमारे पास, प्रोड्यूसर सरप्लस का हमारे पास एरिया आ रहा था ये CBA, ये एरिया हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस का आ रहा था। आफ्टर टैरिफ क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं और प्रोड्यूसर को अब पहले से ज्यादा प्राइसेस पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर पा रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि उसके एरिया पे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो अब प्राइसेस इंक्रीज हो गई है, अब न्यू प्राइस लाइन क्या है, ये न्यू प्राइस लाइन है, और आपका सप्लाई कर्व से हमने बोला था सप्लाई कर्व से ऊपर का एरिया और प्राइस लाइन से नीचे का एरिया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। तो इट मीन्स कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया हमारे पास आया है, ये पूरा एरिया अब प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। इट मीन्स कि पहले सिर्फ ये प्रोड्यूसर सरप्लस था, अब ये एरिया ए भी जो क्या हो गया है, एरिया ए ऐड हो गया है इस प्रोड्यूसर सरप्लस में। तो हम यहां लिख देंगे कि एडिशन हो गया है किसका, एरिया ए का। ठीक है, प्रोड्यूसर को क्या फायदा हुआ है कि प्रोड्यूसर के सरप्लस में एरिया ए जो पहले ऐड नहीं था, अब वो एरिया ए ऐड हो गया है। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस में क्या हुआ है, कंज्यूमर को क्या लॉस हुआ है या फायदा हुआ है। तो हम देखते हैं कि भाई पहले कंज्यूमर सरप्लस कितना था, पहले हम अपनी इस डायग्राम में देखते हैं भाई पहले प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था, ये एरिया FEC, ये पूरा क्या था, कंज्यूमर सरप्लस था। अब क्या एरिया हो गया है, अब हम देखते हैं कि भाई अब प्राइस लाइन से ऊपर का एरिया और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया कंज्यूमर सरप्लस होता है। इट मींस पहले क्या एरिया था, ये FEC, और अब कंज्यूमर सरप्लस का एरिया क्या हो गया है, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो गया ये डिमांड कर्व से नीचे का एरिया और प्राइस लाइन से ऊपर का एरिया, ये FGA का एरिया हो गया है। इट मींस कि ये पूरा एरिया जो ABCD जो कि पहले कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था, अब ये कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट नहीं रहा, कंज्यूमर को ये पूरा एरिया कंज्यूमर ने लॉस जो है वो उसका हो रहा है इस एरिया का। अब कंज्यूमर सरप्लस श्रिंक होके सिर्फ ये एरिया रह गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस कंज्यूमर सरप्लस कितना लॉस हुआ है, उसका लॉस ऑफ एरिया A प्लस B प्लस C प्लस D, ये पूरा एरिया लॉस हो गया है। अब कंज्यूमर सरप्लस जो है श्रिंक होके ये एरिया आपका चला गया है कंज्यूमर सरप्लस में से। अच्छा, अब गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखिए आपकी वो कैसे पता चलेगा कि वो पता चलेगा कि इंपोर्ट कितनी हो रही है। अब देखिए ये क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी डोमेस्टिक आपकी गुड की इतनी डिमांड हो रही है और इतनी डोमेस्टिक सप्लाई है। इट मींस के आपकी जो ये डिमांड एक्सीड कर रही है ना सप्लाई से, ये डिमांड है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर इतनी इस कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं और जबकि डोमेस्टिक जो सप्लायर है वो सिर्फ इतनी सप्लाई कर रहे हैं। इसका डिस्टेंस क्या बता रहा है कि एक्सेस सप्लाई कैसे आपकी फुलफिल होगी, थ्रू इंपोर्ट। तो ये जो इंपोर्ट हो रही है ना, ये जितनी भी क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही है, अब ये इंपोर्ट जब होगी, ये जब आपकी इकोनॉमी में आएगी तो ये आपकी आएगी तो 15 रुपीज की, वहां के जो आपके फॉरेनर जो होंगे, जो फॉरेन प्रोड्यूसर होंगे, उनको 15 रुपीज के लिहाज से मिलेंगे पैसे, लेकिन ये जो 5 रुपी की एडिशन है ये पर यूनिट के लिहाज से किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के लिहाज पास जाएगी। तो ये क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी और इस पे जो ये एक्सेस
प्राइस मिल रही है, ये 5 रुपए का जो डिफरेंस मिल रहा है, 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय जितनी भी क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही है, ये सब गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू है। तो ये आपका जितना भी पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये सी एरिया, ये एरिया सी क्या है, एरिया सी है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अच्छा जी, अच्छा अब ये हम अगर देखना चाहें कि इस पॉलिसी का, ये टैरिफ लगाने का ओवरऑल नेशनल लेवल पे फायदा है या नुकसान है, तो हम कैसे देखेंगे, हम देखते हैं कि अगर किसी पॉलिसी में हम देखते हैं कि ओवरऑल जो गेन है, जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनका अगर गेन लॉस के इक्वल है, जितने लोगों का गेन हुआ उतने लोगों, जितने लोगों को लॉस हुआ उतना ही कुछ लोगों को लॉस हो रहा है और कुछ लोगों को गेन हो रहा है, अगर वो गेन लॉस के इक्वल, इट मींस इस पॉलिसी का नेशनल लेवल पे कोई नुकसान नहीं है। और अगर जो है वो कुछ लोगों को गेन हो रहा है, कुछ लोगों को लॉस हो रहा है, बट अगर गेन जो है वो ग्रेटर देन लॉस है, इट मींस कि इस पॉलिसी का फायदा है इस नेशन को। बट अगर इस पॉलिसी की वजह से लॉस ज्यादा हो रहा है, लोगों को गेन कम हो रहा है, इट मींस ये पॉलिसी जो है वो नेशन के लिए फायदेमंद नहीं है, इसका लॉस ज्यादा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, वेरी सिंपल, कंज्यूमर सरप्लस में से कितना एरिया लॉस हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें से एरिया ए तो किसको मिल गया, प्रोड्यूसर के पास चला गया, एरिया सी किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। पर ये जो आपका एरिया बी प्लस डी है, ये किसी के पास नहीं गया, ये वो एरिया है जिसका फायदा किसी के पास नहीं गया, ये टोटली वेस्ट हो गया। इसे आप कहते हैं डेड वेट लॉस। क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस। इट मींस कि ये वो नुकसान है जिसका फायदा किसी को नहीं पहुंचा, ये टोटली वेस्ट हो गया। तो इस पॉलिसी की वजह से हम देख सकते हैं क्लियरली कि नेशन लेवल पे नुकसान हो रहा है नेशन को। ये एरिया बी और एरिया डी वो एरिया है जिसका फायदा किसी को भी नहीं हो रहा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी टैरिफ की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस टैरिफ की कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखाऊं कि एरिया ए, ये जो हमने कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस को किस तरह कैलकुलेट किया है इस टैरिफ के बाद और टैरिफ से पहले इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैरिफ के बाद कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आपको करवाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।